हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, कनेक्टेड बॉडी का। उसी का हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखो, तो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है। इसमें ये मास m1 है, मास m2, और यहाँ पे एक रोप से ये लगी है जिसमें कि टेंशन T1। हम क्या बताते हैं, सेम रोप तो सेम टेंशन। तो इस पूरे रस्सी में एक ही टेंशन इसीलिए रखा गया, T1 T1 T1। अब यहाँ से जो रोप आ जाती है वो डिफरेंट रोप है, तो इसमें टेंशन अलग हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि m1 m2 और g के टर्म में टेंशन T1 T2 निकालना है, रोप का अलग वो है। हाँ, और टेंशन T1 T2 और एक्सेलरेशन बताना है। तो क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 and g to find पहली बात तो T1 T2 और उसके बाद इनका एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मतलब कि अगर ये नीचे एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से आ रहा है ये निकालना है ना। देखो पहले समझो, पहले देखो इसको हम डिवाइड कर, मान लेते हैं ये बॉडी, इस पे टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगा। कौन सी वाली? ये वाली बॉडी m1। तो मान लेते हैं ये बॉडी a एक्सेलरेशन से मूव की, ठीक। अच्छा, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो अब हम देखेंगे इसका आखिर एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात ये है कि अगर ये बॉडी x डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं मूव करके गई, कितना x डिस्प्लेसमेंट, बोलो x। मान लेते हैं अगर ये x डिस्प्लेसमेंट मूव करके गई, कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन वो देखना। हाँ, तो x एक्सेलरेशन तक अगर ये मूव करके जाएगा तो सिंपल बताओ, ये x एक्सेलरेशन जाएगा तो इधर ये जो रोप है वो उसका लेंथ इधर कितना बढ़ेगा, x, और x आगे आएगा, तो ये वाली x जितना ये इधर से आगे आएगा वो इसमें पूरा टू इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। देखो इधर अगर ये x पार्ट मान लो यहाँ आई, तो जितना रस्सी ये वाला मूव करके यहाँ आएगा वो रस्सी पूरा यहाँ पे टू पार्ट में बटेगा कि नहीं, जितना इसका मतलब ये जो इन दोनों रोप्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट, वो कितना होगा x/2 का, और ये दोनों रोप मिलके जितना चलेंगी उतना ही ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो x चलेंगे नीचे और नहीं, x कैसे चल, समझने वाली बात ये। अगर देखो एग्जांपल कैसे, यार ऐसे समझो, ये नहीं, रुक जाओ, ये रस्सी है ना रोप। अब ये अगर x डिस्प्लेसमेंट यहाँ खिसक के आ गई, मान लेते इतना, तो ये वाली लेंथ इन दोनों में एडजस्ट होगा इक्वल। तो x/2, इसका मतलब x/2 डिस्प्लेसमेंट ये और x/2 डिस्प्लेसमेंट ये, इसका मतलब x/2 ये नीचे आएगा। ये मैं समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट x/2 आएगा। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट जब x डिस्प्लेसमेंट चला तो a एक्सेलरेशन था, x/2 डिस्प्लेसमेंट चलेगा तो एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, a/2। बस यही इसमें समझाना था सर। डिस्टेंस कम हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन से तो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, ये एक्सेलरेशन नहीं बटेगा, डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट जैसे चेंज होगा उसी तरह से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा वेलोसिटी आएगा, अब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ चला है तो एक्सेलरेशन भी ये हाफ ही चलेगा। बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे दो रस्सियाँ हैं, तो दो इक्वल पार्ट्स में जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट जितना भी एक्सेलरेशन दिखाएगा इसमें दो में बढ़ जाएगा, और इसका मतलब ये दोनों मिलके हाफ चलेगी। बात समझ में, ये बात लिखना है। डिस्टेंस तो हाफ होगा सर, ये एक्सेलरेशन वाला एक बार फिर कि एक्सेलरेशन या देखो, अगर मान लेते हैं सर, मान लीजिए सुनो, ठीक है, एक सेकंड में ये x डिस्प्लेसमेंट चला, इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन वहीं जब ये एक सेकंड में x डिस्प्लेसमेंट चलेगा, उसी समय एक सेकंड में ये दोनों बॉडी मिलके x चलेंगी, मतलब x/2 ये x/2, ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है विद एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर एक सेकंड में x डिस्प्लेसमेंट चला तो फार्मूला लगा दो ना। फार्मूला कौन सा लगाओगे जिससे पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा। देखो नहीं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का डिफरेंस वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट s = ut + half at², यही ना। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट हाफ x/2, हाफ x, हाँ x/2। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल सब रुके हुए थे, 0 + हाफ एक्सेलरेशन इसका निकालना है। एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, t टाइम दोनों के लिए सेम होगा,
टी टाइम, चलो टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर होता है, ये लिख दिया टी स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस बॉडी के लिए ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0, हाफ इसका एक्सेलरेशन ए है, यहाँ भी टाइम टी स्क्वायर है, यहाँ भी टाइम टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो इनको हम आपस में डिवाइड कर दें, आपस में हमको एक्सेलरेशन नहीं करना ना, आपस में डिवाइड करेंगे तो ये x/2 करोगे 1/2 बचेगा, यहाँ 1/2 कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, a1/a इधर लाओगे a1 = a/2, एक्सेलरेशन आधा हुआ कि नहीं हुआ, पहले इक्वेशन अपॉन दूसरा करेंगे, दूसरा अपॉन पहला, चाहे जो करोगे एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू a/2 आएगा, बात खत्म, ठीक है। हटा दें इसको, हां हटाइए, ठीक। तो यही बात है, आप जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, अगर हाफ डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी एक्सेलरेशन भी, बस यही यहाँ समझाना था, ठीक। अब देखो अब लगा दो, अब क्या करना है, क्योंकि बॉडी नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी का जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, m2g, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो मिलेगा हमको m2, इधर नीचे लग रहा है m2g और ऊपर लग रहा है टेंशन T2 और विद एक्सेलरेशन a/2 से, तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 टाइम्स a/2, बोलो m2 मल्टीप्लाइड बाई a/2, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई टेंशन ऊपर की तरफ है, हाँ टेंशन तो ऊपर की तरफ होगा ही, और ये नीचे आ रहा है। अब देखो नीचे की तरफ नहीं लग सकता, नीचे फिर वही बात, नीचे लगेगा अपोजिंग वाला लगेगा, लेकिन ये तन नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ ये क्यों टाना है, ये नीचे टंगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ ये खींचा तभी ये लटका हुआ है, तो बिना खींचे हुए ये लटका है, इस पे टेंशन लग रहा है ना। अब देखो ये आ गया, इसको चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम, m1 का, m1 इधर लग रहा है T1 और विद एक्सेलरेशन a से ये जा रहा है, इसमें क्या होगा, T1 = हो जाएगा सीधा सीधा m2, T1 = हो जाएगा m1 × a, क्या हो जाएगा m1 × a, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब देखो आप किस में लगाएंगे, ये सेकेंड इक्वेशन, अब हम यहाँ मास इनटू एक्सीलरेशन, और क्या केवल यहाँ एक ही फोर्स है ना, और उधर जा भी रहा है। अब देखो यहाँ पे दो टेंशन अपोजिट में लग रहे हैं, ये अपोजिट यहाँ ऊपर लगना चाहिए ऐसे, ये दो टेंशन अपोजिट लग रहे हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ टेंशन यहाँ नीचे भी लगेगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, हाँ इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, तो यहाँ पे टेंशन T2 अकेले है और इसके बराबर ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम फोर्स से नीचे आ रहा है। क्या दिक्कत आई सर, वहाँ पे ठीक है, दोनों का डायरेक्शन ऊपर है, हाँ टेंशन का, अब वो ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, हाँ तो T2 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, T2 ग्रेटर होगा ना, यही तो कह रहा हूँ। यहाँ मास कहाँ है, T2 ग्रेटर है, यहाँ मास तुम सोच रहे हो ये वाला लगाएंगे T2 - 2 T1 = मास कहाँ है, और पुल्ली उल्ली का मास क्या है, मासलेस है, इनका कोई मास और फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करना है, तो इसका अगर मास लेंगे तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो a/2 से आएगा, लेकिन मास नहीं है तो 0, तो T2 = 2 T1 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से भी आएगा, हाँ ये आ गया सेकंड। अब यहाँ पे देखो T1 की वैल्यू m1a दिया है, तो T2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2m1a, ये आ गया T2 की वैल्यू, और T2 की वैल्यू यहाँ पे भी है, इस T2 की वैल्यू यहाँ रख दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये T2 की वैल्यू निकली है ना, इस T2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन, और हमको क्या पता करना था, एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा m2g माइनस T2 की वैल्यू 2m1a = m2a/2, इसको इस तरफ कर लो, ये आ गया m2g, और यहाँ से a कॉमन कर लो, a कॉमन करोगे, T1 की वैल्यू पहले आ गई थी ना, हाँ अब a कॉमन करोगे तो ये आएगा 2m1 और प्लस m2/2, एलसीएम ले लोगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2m2g/2 × 4m1 और प्लस m2, यही क्या है, निकल गया था, अब क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, T1 T2 तो ठीक है, एक्सेलरेशन आप पूछा था ना, हो गया, यही आंसर है इसका। ये सर m2a/2 कहाँ से है, इसको माइनस से इधर जाएगा प्लस, नहीं ये नहीं, a कॉमन करेंगे 2 ऊपर ही m2a/2 ऊपर, ये इसका
कहाँ m2 है? जो लाइन खींची है उसके नीचे, ये उसके ऊपर, ये हाँ ये बदमाश, ये फर्स्ट इक्वेशन में t2 की वैल्यू रखा हो, इस t2 की वैल्यू इसमें रख दिया। तब सही से लगा दिया। अगला देखो, हटा दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? इसमें कौन सा है? हाँ 46 नंबर, कैसे लग रहा? ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। मतलब ये कह रहा है कि दो पॉइंट मास है, ठीक, दो पॉइंट मास है जिसका मास m है, दोनों का मास m है। मास है, हाँ पॉइंट मास है, मतलब इसका मास फिर नेग्लिजिबल हो सकता है। मास m है, बस पॉइंट की तरह बॉडी ट्रीट किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि मास m आर कनेक्टेड वन अनदर। अच्छा लेंथ इसका l है, ठीक, l लेंथ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मास लेस स्ट्रिंग, और जो रस्सी है उसका मास कुछ नहीं है, l लेंथ है, और कह रहा है कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड बिटवीन मिड ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, क्या? एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और उसका इंस्टेंटेनियस जो डिस्टेंस बिटवीन आ गया वो मास के बीच में, वो स्मॉल l आ गया। ऐसे समझो, ऐसे है, अरे सिंपल है, यही समझो, ये दो स्ट्रिंग से ये लगी हुई है, और नीचे यहाँ पे अगर पकड़ के इसको खींच ले तेजी से, तो क्या होगा? ये मास और पास आ जाएंगी, और ये रस्सी फिक्स होगा तो कैसे आएगा? फिक्स नहीं है, हाँ तब आ जाएगा। तो ऐसे ये मास और पास आएंगी, हाँ। और ये डिस्टेंस खींच जाएगा। हाँ। इसका मतलब ये M1 डैश कुछ बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और ये पूरा आप पास तो किए नहीं है क्या? उसको पास तो हाँ रुक जाओ, हम वही को हटा दे रहे हैं। अब देखो ये फोर्स आ गया नीचे F, और ये इसमें टेंशन लगेगा, और इसका लेंथ जो है, लेंथ ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मिड में फोर्स लगाया गया है। कहाँ पे? मिड में, और मिड में लगाएंगे तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, l/2 लेंथ ये भी, l/2 लेंथ ये, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस अब आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, वो l आ गया, ठीक। क्यों? क्या इंस्टेंटेनियस? पहले भी l था, अब भी l। अरे तो कहाँ l? स्मॉल l लिखा हूँ। सर मुझे दो फिगर बनाना पड़ेगा, मैं एक ही फिगर में बना लिया। देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। ये कह रहा है टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये पॉइंट मासेस है जिनका मास m है, एक मासलेस स्ट्रिंग जिसका लेंथ कैपिटल L था, उससे ये थे। लेकिन क्या किया गया? मिड में फोर्स लगा कि इसमें फोर्स लगाया गया तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। अब जो उन दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आ गया वो स्मॉल l दिया था, ये फाइनली फोर्स लगाने के बाद, ठीक। तो ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। दोनों मास का एक्सेलरेशन, मतलब क्योंकि पहले यहाँ थी, जब इनको फोर्स लगा के खींचा जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगी ना, तो यही एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। हाँ कितनी तेज से दोनों पास है? हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। ये बताना है, ठीक। देखो तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा बनाया, जब इस पे फोर्स F लगाया गया तो ये थीटा एंगल बना दिया, ठीक। अगर इनको हम रिजॉल्व करेंगे, इसमें टेंशन T लग रहा है ना, तो टेंशन T हम इधर रिजॉल्व कर दें, ये टेंशन T है, ये थीटा तो ये भी थीटा। टेंशन T को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन आएगा T cos थीटा, और हाफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा T sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हाल होगा, टेंशन T और इसको यहाँ एंगल बनाए, नहीं आया क्या समझ में? आ गया। ये आ गया T cos थीटा। लेकिन सर ये ऊपर आप क्यों बना रहे हैं? अरे खींचती है ना, एंगल तो बना रहा है, टेंशन T ऊपर, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, रस्सी थोड़ी ना वहां तक गया, लेकिन डायरेक्शन टेंशन का बता रहे हैं ना। और इधर आएगा T sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे मास है, तो हम क्या लगा सकते हैं? अब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि ये कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? रुक जाओ, नीचे दाबे हैं ना। हाँ, तो ये T cos थीटा, और इसमें हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ये दोनों बॉडी इधर की तरफ आएंगी ना, विद एक्सेलरेशन A से, मान लेते हैं आ रही है, विद एक्सेलरेशन A से आ रही है, ठीक। यही क्या निकालना है? एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है।
ये एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या? हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये यहाँ पे तो अब रस्सी है नहीं, ये नीचे चला आया, ये दोनों ऐसे ही आएंगी, ये लेंथ दिया हुआ है और लेंथ से हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये आ गया, तो डिस्टेंस एक्सेलरेशन में कोई देखो, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में नेट फोर्स कंसीडर करें तो वर्टिकल में देख रहे हो ये एफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और दो ये वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब F इज इक्वल टू 2t sin थीटा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन सर ये ज्यादा होगा ना, तभी नीचे आ गया। अब ये थोड़ी ना ज्यादा आ रहा है, ये हमको कंपोनेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसीडर करनी है, ये थोड़ी ना नीचे है, ये नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ी ना ला रहा है। टेंशन की कंसीडर इसीलिए किया गया कि इसमें इसी का टेंशन है ना, यही इसी को रिजॉल्व किया गया है। अगर थीटा यहाँ, इसको थीटा यहाँ पे मान के करोगे ना तब भी ये 2t sin थीटा ही आएगा। समझ में आया? लो अगर ऐसे कर देंगे और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा और इसको भी रिजॉल्व करोगे तो 2t sin थीटा इसके अलॉन्ग आएगा। बात समझ में आया? तब भी F इज इक्वल टू 2t sin थीटा और यहाँ पे मास कुछ नहीं है, यहाँ पे मास नहीं है। अगर नेट फोर्स लगाओगे तो F माइनस 2t sin थीटा इज इक्वल टू ma करते, और मास यहाँ कुछ है ही नहीं है तो क्या आएगा? 0। तो यही लास्ट में आएगा। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला जो है उसको कौन बैलेंस करना है? यहाँ देखो t cos थीटा इधर लग रहा है जबकि बॉडी जा रही है इधर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? t cos थीटा इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं एक मास के लिए। ये ज्यादा होगा तभी तो चल रहा है। कहाँ? ये इसके कारण आ रहा है, कहाँ वहाँ परेशान हो। t cos थीटा इज इक्वल, और कौन सा यहाँ पे फोर्स लग रहा है? और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? t cos थीटा क्या लग रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है और ये इधर मूव कर जाएगा, तो t cos थीटा इज इक्वल टू ma। क्या कहना चाहते हैं? ma ज्यादा हो तो क्या करे? ma माइनस t cos थीटा किसके बराबर करे बताओ? किसके बराबर करे? नेट फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, नेट फोर्स 0, तो ये तो यही आएगा लास्ट में। mg नहीं ना, वहां पे एक्सेलरेशन के कारण ऐसा देते थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल विद एक्सेलरेशन ऐसे t मिल गया। हमको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन निकालना था, तो t की वैल्यू इसमें पुट कर दें, t की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो t यहाँ से क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू ma बाई कॉस थीटा, t इज इक्वल टू ma बाई कॉस थीटा। यहाँ रखोगे f इज इक्वल टू 2 sin थीटा और t की वैल्यू रखोगे ma बाई कॉस थीटा, ठीक? साइन बाई कॉस tan थीटा, तो 2 tan थीटा इंटू m और a, ठीक है? और तो थीटा नहीं पता है, थीटा हमको निकालना पड़ेगा, तो थीटा यहाँ से निकाल लो और क्या। tan थीटा की वैल्यू क्या? देखो ये l/2 है तो ये भी कितना होगा? l/2, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस l है, मिड से लेंगे तो l/2। सर अब तो नीचे आ गया है ना। अरे ये लेंथ उन दोनों अच्छा, के बीच में छोटी फाइनल वाली है। डिस्टेंस, हाँ ये l/2 ये है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा यहाँ से अगर निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? यहाँ से अगर tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा? अंडर रूट में l²/4 माइनस स्मॉल l²/4 अपॉन बेस l/2। देखो यहाँ से 4 कॉमन करके 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, अंडर रूट में बचेगा l² माइनस स्मॉल l² अपॉन कैपिटल N। ये क्या बच गया? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ 2 tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट में l² माइनस स्मॉल l² अपॉन L और इनटू ma। हमको जो है L भी दे रखा था क्या? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan थीटा का ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ कि नहीं? हां बेस वाला तो l/2 ठीक है, ये परपेंडिकुलर में l²/4। ये l²/4 माइनस l² इज 5 इंग्लिश में इसको घटाओ। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? एक्सेलरेशन, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा l अपॉन अंडर रूट में l² माइनस स्मॉल l² 2 और उसके बाद f/m हो गया। यही क्या आया? एक्सेलरेशन हो गया। यही था क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन एक और है, लिखो तब हम फिगर बना देंगे।
सोच रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5, इसमें क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्लॉक ऑफ मासेस 50 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग पास ओवर बाय अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। तो दो मासेस है, ये M1 और M2। M1 दे रखा है 50 किलोग्राम और M2 दे रखा है 30 kg। और ये कह रहा है कि एक मासलेस स्ट्रिंग से एक पुल्ली फ्रिक्शनलेस पुल्ली से ये दोनों एक कनेक्टेड है और किस पे हैं ये passes over frictionless rest on a two smooth plane inclined at an angle of 30 and 60। ये किस पे रेस्ट हैं? दो इंक्लिनेड प्लेन पे 30 और 60, तो ऑब्वियस है ये 90 होगा। उसके बाद कह रहा है horizontal respectively with the horizontal determine acceleration of the two block and the tension in the string और g की वैल्यू 10 लेना है। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बतानी है और टेंशन दोनों स्ट्रिंग में बतानी है और उसके बाद g की वैल्यू कह रहा है 10 मीटर किस तरफ जा रहा है ये तो बताइए सर। ठीक है, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे और कुछ नहीं जा नहीं रहा है, ये नहीं दिया है किधर जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं चीज जो भाई जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर की डायरेक्शन में जाएगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर जाएगा। देखो इधर क्या काम करेंगे, क्योंकि ये रस्सी एक ही है, हमने बोला सेम रो सेम टेंशन, तो टेंशन ये T, यहाँ पे टेंशन ये T, ठीक। और उसके बाद देखो अब क्या होगा, ये मास M1 है तो मास का इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G, ठीक। M1G यहाँ लग रहा है। अब बताओ परपेंडिकुलर ऐसे सीधा खींचा हूँ, ये 30 है ये 90 है, तो ये कितना होगा 60। अगर अब देखो ये वाला फोर्स ये जो है इस पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। कौन? ये मास उस पे टिका हुआ है, उस पे एक फोर्स लगाएगा ही नहीं परपेंडिकुलर। हाँ, और ये प्लेन जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। देखो एक दूसरे पे नॉर्मल दोनों लगाए। हाँ, तभी तो रुका हुआ है। हाँ। भले आ रहा है लेकिन इस पे फोर्स बिना लगाए कैसे रुका रहेगा। अब देखो ये 30 ये 90 ये 60 और ये पूरा 90, तो ये कितना होगा 30, ठीक। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, हाँ इसी तरह से। अब देखो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इधर M1G cos 30। इसको रिजॉल्व इस डायरेक्शन में करेंगे और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो M1G क्या आएगा, M1G sin 30। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आया, अब समझ। इसी तरह से अब इसको लिख दें, यहाँ समझा दिया एंगल कैसे हुआ, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो। ये क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा M2G और यहाँ क्या बनाएगा M2G, इसके नॉर्मल के साथ अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दे तो इसके साथ बनाएगा कितना 60। तो इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा M2G cos 60 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा M2G sin 60। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मूव करने का है। अब देखो जो फोर्स ज्यादा होगा उधर की तरफ मूव करेगा, अभी हमको नहीं पता तो कंपेयर कर सकते हो। कैसे जानते हो, देखो M2 की वैल्यू दिया है 30, आप क्या काम करो, क्योंकि यही दोनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इस बॉडी को मूव कराने में। ये दोनों फोर्स ना, क्योंकि ये इसके अलोंग चल रहे हैं, इन दोनों में निकाल लो वैल्यू, खुद ही पता चल जाएगा कि कितना है। देखो तो ये क्या आ गया, M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, G की वैल्यू 10, sin 60 √3/2, तो 2 5 जा 5 3 जा 150 √3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, M1 50, M2 10 लेना है, sin 30 1/2, 2 5 जा 5 5 जा 250 न्यूटन का ये। अच्छा कौन ज्यादा है ये भी अब कंसीडर करना, ये 150 इंटू √3 है और ये 150 में √3 की वैल्यू लगभग 1.73 होता है। तो 15 में 15 जा 200 √3 नहीं है, यहाँ 250 है। अब 15 का 17 में मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 17 इंटू 85 17 1 17 8 8 7 15 255 लगभग आएगा। इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब बॉडी किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। जो भी एक्सीलरेशन आएगा ये इसका किधर मूव करेगी, ये सिंपल हो गया, पता चल गया एक्सीलरेशन, ठीक। अब चलो देखो अब लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन सेकंड लॉ। पहले ये निकाल लेना, क्या पहले ये तो निकालेंगे दोनों बॉडी के जमा करके। क्या निकालेंगे, होल बॉडी एक्सीलरेशन। अरे वो आ जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। फ्री बॉडी डायग्राम इसके लिए बताओ, पूरी बॉडी इधर मूव कर रही है ना, पूरी इधर मूव कर रही है, तो ये क्या आएगा, ये टी ज्यादा है, टी ज्यादा, टी माइनस ये वाला M1G की वैल्यू डायरेक्ट निकाला 250 लिख दे रहा हूँ,
इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो t1 की वैल्यू तो यहीं से पता, हमको एक्सेलेरेशन पता करना, नहीं यहाँ से नहीं आएगा, ये आ गया क्योंकि t भी अननोन है, a भी अननोन है। अब दूसरा इसके लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, इसके लिए ये ज़्यादा है फोर्स, तो आएगा 150√3 माइनस टी इज इक्वल टू m2 a। हमको क्या निकालना है, 255 रख दी तो जब निकाले थे। अरे तो रखा ना 255 ठीक है, जाने दो। क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 150√3 माइनस 250, ए कॉमन कर लो, m1 प्लस m2, और m1 और m2 दिया 50 और 30, 50 30 80, ये आ गया 150√3 माइनस 250 अपॉन 80, 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 15√3 माइनस 25/8। अब 15√3 की वैल्यू रख दो, नहीं तो ऐसे रख दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, जान दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। √3 की वैल्यू रख देना, एग्जाम में दिया रहेगा जी। अब उसके बाद टेंशन भी पूछ रहा था ना, तो टेंशन तो जब ए की वैल्यू पता चल गई किसी एक इक्वेशन में रख के टेंशन आप पता कर सकते हो। टेंशन कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 250 प्लस m1a, m1 कितना दिया 50 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये है, तो पूरी वैल्यू रख दो, 15√3 माइनस 25/8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन का फोर्स आएगा इसमें। सर ये यहाँ वाला जो एक्सेलरेशन हो तो बहुत जीरो से कम आएगा ना, कैसे पता नहीं आ सकता है, तो कैलकुलेट करने के 250, हाँ हाँ ठीक है, बहुत कम आएगा, उससे हमको नहीं 1/40 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया सारे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अब पहली बात तो फ्रिक्शन में जानेंगे, फ्रिक्शन क्या होगा। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है, कब, जब दो बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन करती हैं, सिंपल सी बात है। तो फ्रिक्शन क्या है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हेन टू बॉडी साथ मूव करने का नहीं होगा, नहीं, एक दूसरे के रिलेटिव में कांटेक्ट में भी फोर्स करनी, ये नहीं कि ये ऊपर नीचे चल रही है, ऐसे नहीं, रिलेटिव में दो बॉडी कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही हो, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। सर अगर दो बॉडी है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, कांटेक्ट भी तब लगेगा, हां तब अरे सर ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये भी जा रही है तब भी फिसल भी, हाँ अलग अलग स्पीड से है तब लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ही, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देखो तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन, friction is a force which comes into play when the two bodies are in contact and moves with their relative motion. Two body in contact moving with each other, relative to each other, ऐसा लिख सकते हैं। Opposing force between two surface of object। हाँ बात इतना लिखी है सर का, opposing force यही पता है, ठीक है। Opposing force between two Friction is a force which comes into play when a body moves क्या लिख रहे हैं आप, moves when a body moves relative to another object, another body in contact, मतलब कांटेक्ट में उसके कोई बॉडी है, उसके रिलेटिव में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, ये किधर रहता है, अपोजिट टू द मोशन, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट रखता है, अपोजिट टू द मोशन, और विच अपोजेस द मोशन। फॉर एग्जाम्पल बॉडी ये है और इस सरफेस पे ये मूव कर रहा है, इसका मतलब यदि ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, या कोई उस पर फोर्स लगा के इसको मूव कराया जा रहा है, तो ये बॉडी जो है इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के कांटेक्ट में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स यही है, ठीक। और इस फोर्स पे लगा, ये फोर्स मतलब उसको खींच रहा है, इस फोर्स से वो बॉडी आगे की तरफ जा रही है। अब देखेंगे, यहीं तो समझा दे रहे हैं ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्यों हुआ, क्यों ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसे, ये क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये क्या एक तरह का अपोजिंग फोर्स भी इसको कह सकते हो।
फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स। अच्छा देखो ओरिजिन क्यों हुआ? क्योंकि जब दो बॉडी अपोजिंग, इनका ओरिजिन कैसे हुआ? जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं तो उनका सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा। तो अब सरफेस तो एकदम स्मूथ है नहीं, क्योंकि सरफेस पे जो एक टर्म मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं सरफेस पे, वो कुछ इस तरह से रफनेस है उनके सरफेस में। ऊपर वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे है ठीक, और नीचे वाली बॉडी के बीच में भी क्या है? रफनेस है इस तरीके से। तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इनके पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। ड्यू टू दिस इंटरलॉकिंग ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है ठीक। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग एग्जिस्ट हो जाती है जब मोशन करते हैं, और यही इंटरलॉकिंग के कारण क्या जाता है? इसमें फ्रिक्शन। तो ये इंटरलॉकिंग के कारण, बस इतना लिखो। इंटरलॉकिंग ये रफनेस, इसलिए बोला जाता है अगर सरफेस जितना ज़्यादा रफ रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा खुरदुरा रहेगा, रफ रहेगा, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरलॉक ऐसे कर लेंगे। और अगर स्मूथ रहेगा तो उतना इंटरलॉकिंग फोर्स नहीं होगा और स्मूथ में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा ठीक। तो ये तो था फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत क्या डेफिनेशन, और उसकी ये तो छोटी क्लास में भी पढ़ो। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। हमेशा ये फ्रिक्शन कैसा? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। अच्छा अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन ये देखिए। स्टैटिक, स्लाइडिंग और वो। हाँ वो सब है, लेकिन मेन यही तीन है। स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, ये यही तीन है। चलो देखो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जब बॉडी रुकी हुई हो, मोशन ना कर रही हो, किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रुका हुआ हो जस्ट बॉडी, और मोशन कोई नहीं कर रहा है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उन बॉडी के बीच में, उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ बता रहे हैं, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसको लिख लो पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play when a body is in static state, is in rest with respect to body in its contact, उसके कांटेक्ट में जो बॉडी है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में है, रुकी हुई है। उस समय उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फॉर एग्जांपल ये है बॉडी, ये है बॉडी, और ये मूव नहीं कर रही है, यही रुकी है। अब रुकी क्यों है? इसको चलना चाहिए ना, कोई फोर्स लगाएंगे तभी चलेगी ना। नहीं मतलब कि अब अच्छा रुको, मान लेते हैं फोर्स लगा है, रुको हम पूरे से कोई एग्जांपल कैसे दिखाएंगे? हाँ रुक जाओ, दिखा रहा हूँ फोर्स वाले। मान लेते हैं इसका मास इतना ज्यादा इनर्शिया पे भी डिपेंड करेगा ना। अब ये दीवार है मान लो, अब हम फोर्स तो लगा रहे हैं, चल रही है, फोर्स लगा रहे हैं, चल रही है। या कोई भारी बॉक्स, बहुत भारी बॉक्स हो जिसको हम फोर्स लगाते हैं लेकिन वो मूव ही नहीं करती है प्रदर्शन। क्यों नहीं मूव की? क्योंकि उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है हमारे फोर्स से, इसलिए मूव नहीं की। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब आया जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। हमेशा किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा। तो बॉडी मूव नहीं करेगी, भले ही फोर्स लग रहा है, मैं मान रहा हूँ फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन, बॉडी मोशन में नहीं है, फोर्स लग रहा है। तब उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इसको बोलेंगे क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? तो इट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन इट्स कांटेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन इट्स कांटेक्ट, जो उसके या सरफेस इन इट्स कांस्टेंट। समझ में आया? कोई भारी चीज है या हैवी बॉडी है और उसको हम तेजी से पुश कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है, फ्रिक्शन, कोई ऐसा फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है
हाँ। तो इसका मतलब वही फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल नाम से पता करो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब बॉडी कोई रुकी रहती है और सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया? रुका हुआ। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखो। उसके बाद अब आता है स्टैटिक के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन क्या होगा कि जब ये फोर्स, अभी देखो फोर्स लगाए लेकिन मूव नहीं किया, हम फोर्स और बढ़ाते जाए, क्या करें, फोर्स बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक समय तो आएगा जब ये फोर्स इतना कम हो जाएगा या बॉडी मूव कर जाएगी। मान लो भारी हैवी बॉडी है कोई, हम अकेले उसको पुश कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, हम 2 लोग मिल गए तब भी नहीं गया, 3 लोग मिल गए तब जाके चलना शुरू किया। इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए, ये वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी कोई ना कोई एक लिमिट हो गई। तो जो इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वही इसकी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद का जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। स्लाइडिंग रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ तो तुमको एकदम इसी में लेके चले आओ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच, या उसके बाद, ये ऐसा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसके बाद बॉडी मूव कर जाती है, जिसके बाद फोर्स लगाने पे बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कर नहीं रही, नहीं अभी नहीं, लेकिन इसके बाद जब फोर्स लगाओगे तो मूव कर जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना उसकी लिमिट है यही, इससे ज्यादा ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकती, उससे ज्यादा अगर फोर्स लगा तो वो मूव कर जाएगी। तो वो भी कह सकते हैं लिमिटिंग, वही क्या लिमिटिंग, तो लिमिटिंग यही तो कह रहे हैं, इसीलिए इसको लिमिटिंग, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट मूव, आफ्टर विच बॉडी विल स्टार्ट मूव, बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीधा सीधा एफ एस जो है हमेशा लेस और इक्वल क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम, और यही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा ही रहेगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब काइनेमा वर्ड बना है मूव से। जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है। हाँ, उसमें अब सब आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या आ जाएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी इन इट्स कांटेक्ट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच comes into play force of friction which comes into play when a body is in motion with respect to body in its contact। कांटेक्ट में अपने बॉडी जो इसके भी कांटेक्ट में है वो, इसका मतलब, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब वो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ बॉडी अब क्या करेगी, मूव करेगी, और मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, तभी तो मूव करती हुई बॉडी रुक क्यों जाती है। जैसे ये ऐसे मूव करा दूं लेकिन रुक जाती धीरे धीरे की नहीं, रुकी क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन उस पे लग रहा है ऑलरेडी, कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन जब जाता होगी तभी रुकेगा ना। क्या जाता, अरे नहीं, जैसे मूव करा के ऐसे हम छोड़ दिए कि रुकेगी ना, बॉल ऐसे करके छोड़ दिए सरफेस पे दे के, स्पीड दे के छोड़ दिए, क्या वो चलती चली जाएगी, नहीं, कहीं न कहीं रुकेगी ना, रुकेगी। फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तभी रुकेगी। फ्रिक्शन रुक क्यों रही है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसको अपोज लगातार करते जा रहा है, इसलिए उसकी स्पीड कम होती जा रही है।
ये कब आएगा? जब बॉडी मोशन में होगा। तो सबसे पहले क्या देखिए, स्टैटिक मतलब कि जब रुका हुआ था तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन फोर्स बढ़ाते गए मैक्सिमम आया, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन उसके बाद जब फोर्स बढ़ गया, जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा फोर्स हमने अप्लाई कर दिया उस पर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो हुआ क्या, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगी, यूनिफॉर्म मोशन में चलने लगा। बात समझ में आया? ये है लिमिटिंग। अच्छा और चलते हैं, और क्या है इसमें? स्टैटिक नहीं है इसमें? नहीं। रोलिंग? ठीक। तो हाँ, अरे इसी का पार्ट है। रोलिंग का मतलब कि जब बॉडी मूव करने, रोल करने लगे, स्लाइडिंग मतलब जब फिसलती हुई बॉडी जाए तब उसके बीच में जो फ्रिक्शन है, तो वह भी इसी का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक। अच्छा, अब ये जब ये बॉडी मूव करेगी तो इससे एक्सेलरेशन आएगा, और नेट फोर्स क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं? हाँ, F माइनस एफ के अपान एम, सीधा सीधा। यहाँ कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं इन दोनों में, क्योंकि ये मूव कर ही नहीं रहा है। ठीक, चले आगे। रुको, इसका एक ग्राफ बना दे, इसका ग्राफ हटा देना। देखो एक ग्राफ देख लो, इन सब में यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ है अप्लाइड फोर्स, यहाँ है फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। जो अप्लाइड अगर सबसे पहले शुरुआत से करे स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या था? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन था। कैसे? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी रुकी हुई, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ा है, तभी तो मूव नहीं कर रही है। फोर्स बढ़ा रहे हैं, वो रुका है ना। फोर्स बढ़ाते जाए, एक समय उसकी मैक्सिमम लिमिट आई कि नहीं आई? मैक्सिमम लिमिट आई। मैक्सिमम लिमिट के बाद क्या हुआ? वो कम हो गया फ्रिक्शन। हाँ, कहाँ यूनिवर्सली? ऐसे खेलते खेलते ऐसा आया, फिर उसके बाद फिर कम होता चला गया और आगे कम होता नहीं। मतलब अप्लाइड फोर्स, जैसे ये कोई बॉडी है, थोड़ा फोर्स लगाए अभी नहीं गया, और फोर्स ज्यादा लगाए अभी भी नहीं गया, इसका मतलब वो अपोज लगातार करते जा रहा है, उतना फोर्स भी अपोज कर रहा है, और फोर्स लगाए वो और फोर्स से अपोज किया, नहीं चला। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इसकी मैक्सिमम लिमिट पे हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जितना अप्लाइड फोर्स है डायरेक्टली, जब तक वो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इसका मतलब उतना तक तो बढ़ा ही ना उसका। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बाद कैसी लाइन हो जाएगी? हाँ, बता रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन आया, तो मैक्सिमम के कारण क्या हो गया? ऐसे मैक्सिमम आया कोई मैक्सिमम फोर्स, उसके बाद क्या किया? मूव करने लगा। तो अब तो इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रह नहीं जाएगा, और मूव करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन से यूनिफॉर्म स्पीड से। अब जो है काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट हो जाएगा, जाके मोड़ के फिर ऐसे। हाँ, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन है। वही कह रहा हूं कि सर गया वो थोड़ा नीचे है, मतलब थोड़ा स्टैटिक कम हुआ है। हाँ, उसके बाद कम हो गया ना स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब काइनेटिक में आ गया मूव कर। और ये क्या है? इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफएस मैक्सिमम लिख देता हूँ। और ये क्या है? एफएस सीधा। और ये क्या है? काइनेटिक एफ के, क्योंकि काइनेटिक के केस में लगातार यूनिफॉर्म से मूव करता रहता है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वो कांस्टेंट, फिर उसमें बढ़ता करता नहीं, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगती है। ये हो गया लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखो, तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में तो स्टैटिक में तो मूव ही नहीं कर रहा था, इसका मतलब पहले लिखा है ये है बॉडी, इधर है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है, और इस पे क्योंकि ये बॉडी है, इसका वेट नीचे की तरफ कुछ ना कुछ होगा, और वेट है तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ लगाएगा। ये बॉडी जिसपे ये रुका हुआ है, ठीक। तो लॉज ऑफ, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फर्स्ट देखें, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बाद की वो मूव करने लगता है, जिसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने पे वो मूव करने लगता है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएस मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक।
इधर की डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो नॉर्मल फोर्स ये लगा रहा है ना इसके कारण, क्योंकि ये बॉडी कांटेक्ट में है। अगर ये बॉडी इसके कांटेक्ट में होती ना तो क्या इस पे ये फ्रिक्शन फोर्स लगता? इसका मतलब ये कांटेक्ट में है, ये बॉडी इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, इसलिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसका होगा? नॉर्मल फोर्स का। नहीं समझ में आया? क्या नहीं आया? ये कह रहे हैं ये बॉडी कांटेक्ट में ना होती तो क्या इस पे फ्रिक्शन लगता? नहीं, वो तो नहीं लगता। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके कारण आया? इस बॉडी के नॉर्मल फोर्स के कारण ना। वो वेट के कारण भी तो हो सकता है। अरे तो ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि जितना फोर्स ये नीचे लगाएगा उतना ही एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना। इसका मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स हुआ ना, वो वेट की भी बराबर। तो अरे बराबर ये तुम वेट चला, ये दोनों बराबर ही होंगे नॉर्मल फोर्स। तो जितना ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा उतना ही ये, क्योंकि इसके कारण फ्रिक्शन आया हुआ है, तो ये एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ नॉर्मल होगा। तो एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा आर के एक्शन रिएक्शन फोर्स पे। नहीं तो इसी में पड़े हुए वेट 10 बार चिल्लाए पड़े। ये आ गया। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको लिख देंगे म्यू एस आर, और म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कर सकते हो। ठीक, इसका मतलब म्यू एस की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स। तो म्यू एस का अगर लिखना चाहोगे क्या आएगा? एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है सर वही निकाला। अच्छा, और ये किस पे नहीं डिपेंड करेगा? ये एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, एरिया पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं डिपेंड करेगा, ये खाली मास पे कर सकता है। हाँ, मास मतलब वेट पे ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल है। तो ये आ गया क्या? ये आ गया लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का लॉ। दूसरा अगर देखेंगे सर इसमें यूएस की वैल्यू क्या होगी? वो सरफेस के उस पे कोएफिशिएंट पे डिपेंड है, वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, जिनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये दिया रहेगा कि हाँ दिया रहेगा, कभी निकालना रहेगा, वो ये दोनों दिया रहेगा तो ये निकालना रहेगा। ये चीज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, पोल मोशन, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, वो सबका अलग अलग है। अब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ। हटाएं लॉ ऑफ हटाएं इसको। इसी में लिख देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेकंड। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी मूव करने लगेगी, तो बॉडी मूव करेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पे भी वही बात होगी कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ नॉर्मल होगा। ठीक, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू की क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि बॉडी इस केस में काइनेटिक मोशन में क्या करती है? बॉडी इस केस में मूव करती है, बॉडी इस केस में मूव कर जाती है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, या कम होगा? ज्यादा। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, कम होगा। कौन? काइनेटिक वाला मैक्सिमम। तो ये क्या होगा? काइनेटिक वाला कम होगा ना, एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम ये ज्यादा होगा एफ के से। ठीक, ज्यादा होता तो कम होता तो रुक जाती है। ठीक।
क्योंकि इसमें मूव कर जाती है बॉडी, इसका मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया तभी ना मूव की। तो ये आ गया कंडीशन। अब एफ को क्या है, एफ क्या लिखे थे अभी, म्यू एस आर, ये मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू के आर, आर तो दोनों में है, इसका मतलब आर नॉर्मल फोर्स ग्रेटर देन म्यू के, इसका मतलब काइनेटिक फोर्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर मस्ट बी ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अगर इसका डेफिनेशन देना चाहोगे तो दे दोगे, म्यू क्यू इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर, इट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब चलते हैं इसका एंगल ऑफ, एक चीज और है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना, हटाएं इसको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो क्या बना लो, इतना बड़ा दिखता है। देखो तो ये है अप्लाइड फोर्स F, ठीक, इस पे नीचे वेट इसका, नॉर्मल फोर्स ऊपर, नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, अब ये क्या है सर, एंगल निकालना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिख नहीं है अभी। हाँ तब क्या, ऐसे ही बता रहा हूँ। और इधर की तरफ क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस मैक्सिमम। ठीक, अब देखो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है और ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, और यही जो एंगल यहाँ पे बनाएगा इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या उसके साथ मैक्सिमम के साथ नहीं बनाएगा, नहीं, ये इस एंगल को बोला जाता है, नॉर्मल के साथ जो उसका रिजल्टेंट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर दोगे, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ एफएस एंड आर एंड वेक्टर आर, या नॉर्मल, या ऐसे दिखा दो इसमें, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा है क्या, थीटा ही क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर एंगल निकालना तो क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा क्या कहते हैं, fx tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये fx है तो ये fx यहाँ मान सकते हैं ना, r अपॉन f मैक्स, r की tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस r है, ये fs अपॉन fs मैक्सिमम अपॉन r। ठीक, और स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या लिखे थे, fs मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, यही था ना, r से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, म्यू एस, ये आ गया म्यू एस, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसी को एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज का मतलब अपोज करने वाला, इसकी स्पीड को, तो यही वाला इसको इधर खींचेगा ना, इसी को एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, अलग से दे दिया, एंगल ऑफ रिपोज किया है। ठीक, नहीं इंक्लिन प्लेन पे होता है, रुको वो थोड़ा